दोस्तों यूपीपीएससी की अवर अभियंता यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर की जो परीक्षा हुई है 29 मई को, उसमें दो पेपर थे। पहले पेपर में हिंदी के 25 प्रश्न थे और विषयगत प्रश्न पूछे गए थे। सेकंड पेपर में जीएस के 25 प्रश्न थे और विषयगत प्रश्न पूछे गए थे। तो जो जीएस की आंसर की है उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जीएस के ये 25 प्रश्न वाकई काफ़ी अच्छे पूछे गए थे, इनका लेवल भी काफ़ी अच्छा था। अगर आप लेखपाल भर्ती, पीसीएस और फिर अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीएस के जो प्रश्न हैं ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। ये बदलते ट्रेंड के मुताबिक है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक मैं दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में, तो वहाँ पर जाकर इसे चेक ज़रूर कीजिएगा। और इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, हिंदी के अंतर्गत जो 25 प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर हम हल करेंगे। वैसे फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर देखने के बाद यही लग रहा था कि पेपर काफ़ी इजी था, लेकिन पेपर इजी नहीं था। और वर्तमान समय में हिंदी को बहुत ही कम अहमियत मिलती है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, और यही कारण होता है कि हिंदी लोगों को ले डूब रही है। फिलहाल आप क्वेश्चंस को देखिए, आपको लेवल समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम लोगों ने संतान को तद्भव माना है या फिर धूली को तद्भव माना है, जबकि दोनों ही गलत हैं। संतान भी अपनी जगह तत्सम है और धूली भी, वानर भी तत्सम है। इसमें जो तद्भव है वो मयंक है। मयंक दोस्तों आपको बता दें, ये जो एक शब्द होता है मृगांक, ठीक है, मृगांक ये तत्सम है और मृगांक का तद्भव होता है मयंक। तो ये ध्यान रखिएगा। और मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैंने इस पर काफ़ी शोध किया, उसके बाद ये उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ कि इसका जो उत्तर होगा वो मयंक होगा। और मयंक बहुत सारे लोगों ने, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे आंसर की भी जो आई हैं यूट्यूब पर, उसमें भी लोग संतान और धूली में से कोई एक बता रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसका जो आंसर है वो मयंक है। तो ध्यान दीजिएगा, मयंक जो है ये मृगांक का, मृगांक होता है ना मृगांक, तो मृगांक का तद्भव है मयंक। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़कर सामाजिक शब्द बना है। तो सामाजिक में आप जानते हैं समाज और इक जोड़कर सामाजिक बनता है। समाज में जब इक जोड़ा जाता है प्रत्यय तब बनता है सामाजिक। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है वो ऑप्शन डी है। फिर आगे बढ़ते हैं, मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ये पूछा गया था। अरुण शिखा, वारक, ताम्रचूर्ण, कलापी। तो मोर मतलब सारंग, मयूर, नर्तक प्रिय, कलापी, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसे और भी कहते हैं, सिखी कहते हैं, नीलकंठ कहते हैं, मेहप्री भी कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्दों को याद रखो और इसमें से जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी। निम्नलिखित वर्गों में चंद्रमा के सभी पर्यायवाची शब्द किस वर्ग में शुद्ध हैं। यहाँ पर देखिए 4 वर्ग दिए गए हैं, 1 2 3 4। तो किसमें से पूछा जा रहा है कि किसमें से कौन सा वर्ग जो है बिल्कुल शुद्ध है। तो इसमें से जो शुद्ध वर्ग है वो कौन सा है। देखो फ्रेंड्स, इसमें चौथे में हिमांशु, सुधांशु और सुधाकर वाला शुद्ध है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम न सुना हो। यह वाक्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम न सुना हो। तो फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न आपको बहुधा देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि ये जो वाक्य आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो एक तो यहाँ पर जो उदाहरण है, ये वह कौन सा मनुष्य जिसने महाप्रतापी भोज का नाम न सुना हो। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ एक उपवाक्य नहीं, दो उपवाक्य हैं। इनमें से एक उपवाक्य प्रधान है और दूसरा जो है उपवाक्य जो है वो आश्रित है। और जिसने इसको जोड़ा हुआ है तो यह एक क्या होगा, यह एक मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। संयुक्त वाक्य नहीं है, ध्यान दीजिए, यह मिश्र वाक्य है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर एक शब्द है जिसमें महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो शब्द है जोगन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। फिर देखिए, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसके लिए उपत्यका लिख दिया है, जो कि गलत है। उपत्यका जो होता है ये पर्वत के निकट की जो समतल भूमि होती है उसे कहते हैं। इसका जो सही जवाब है वो होगा अधित्यका, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, ये ध्यान देना, उपत्यका नहीं है, अधित्यका है। फिर आगे बढ़ते हैं, पांडव शब्द में प्रत्यय कौन सा है। पांडव, तो इसमें जो व प्रत्यय है, ठीक है, व नहीं सॉरी पांडव, ठीक है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
पांडव, व के बाद अ आता है ना, पांडव। ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है। तो तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म गलत है वो बताना है आपको। चुल्ली, सक्तु और खरपर ये तीनों ही तत्सम हैं और ये इसके तीनों तद्भव हैं। प्रिय और प्रिया, तो प्रिय मेल के संदर्भ में है, प्रिया फीमेल के संदर्भ में है, तो ये युग्म जो है ये तद्भव तत्सम नहीं है, ये गलत है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाए होंगे, हालांकि बहुत ही इजी है। सही जवाब तो ऑप्शन डी है, लेकिन बहुत सारे लोग इनमें में भी कंफ्यूज रहे होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित शब्द युग्मों में कौन सा शुद्ध है? पति पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी। तो नीचे तो सब गलत हैं, ये सही है ऑप्शन ए। ठीक है। हिंदी को मतलब लोग हल्के में लेते हैं और एनीवे क्वेश्चन बहुत ही टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। बस जिन लोगों ने कक्षा 8 तक भी हिंदी ठीक ठाक पढ़ी होगी वो लोग अच्छा करके आए होंगे, और जिनको हिंदी का ज्ञान ही नहीं होगा उनको तो दिक्कत होगी ही। अनेकार्थी शब्द अक्षर, इनमें से एक अर्थ नहीं है। अक्षर वर्ण होता है, मोक्ष होता है, अविनाशी होता है, अंक नहीं होता। ठीक है। अक्षर का मतलब अंक से नहीं होता, तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। फिर देखिए किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं? मूर्धन्य का मतलब ऐसे व्यंजन जो क्रीड व्यंजन होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, इसका जो उच्चारण होता है जिह्वा द्वारा कटक और कठोर तालुओं के बीच ये उच्चारित होते हैं। इसमें ट, ठ, ड, ढ, र, ड ये सब आते हैं। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा क्या बनेगा बताओ? तो सही जवाब है पहला विकल्प, इसमें सही होगा। ठीक है। फिर आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अर्थ व प्रयोग की दृष्टि से एक मुहावरा गलत है। खाक छानना मतलब दर दर भटकना। राम ने पहले तो पढ़ाई नहीं की, अब नौकरी के लिए खाक छान रहा है, सही है। आस्तीन का सांप मतलब धोखेबाज, ये भी सही है। और ओखली में सिर देना जानबूझकर विपत्ति में फंसना, ये भी करेक्ट है। उसके बाद देखिए हाथ मलना मतलब हाथ साफ करना बताया गया है, ये गलत है। हाथ मलना मतलब पश्चाताप करके रह जाना, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? तो श्याम खाता है, सांप सरकता है, सूरज निकलता है, गाय बैठती है, तो ऑप्शन ए सही है, सकर्मक क्रिया। और साझे की हाड़ी चौराहे फूटी कहावत का अर्थ क्या होगा? जिम्मेदारी एक व्यक्ति की हो अन्यथा कार्य बिगड़ जाते हैं, यानी कि विकल्प यहाँ पर बी आपका जो है सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वाजी तो होता ही है, सैंधव भी होता है भी होता है। वैशाख नंदन मतलब इसका मतलब होता है गधा से। ठीक है। वैशाख नंदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक कहानी है इसके पीछे, आपको शायद पता हो, ना पता हो तो बता देता हूँ कि गर्मियों में क्या होता है, वैशाख में क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है, कड़ाके की गर्मी होती है, घास के मैदान पूरे सूख जाते हैं, घास दिखती नहीं है, कहीं कहीं हरियाली नहीं होती है, और गधा जब चरता हुआ बहुत दूर निकल जाता है तो पीछे घूम के देखता है, उसे लगता है कि अरे सारी घास मैंने खा ली, और मोटा हो जाता है। जबकि बरसात में जब दूर तक चढ़ता हो जाता है, पीछे लौट के देखता है तो उसे सब घास हरी दिखाई देती है, तो उसे लगता है कि अरे मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, और वो दुबला हो जाता है, खा के दुबला हो जाता है, बिना खाए मोटा हो जाता है। ये कहानी है और ये हाइपरबोला में आता है, मतलब कहानियाँ जो होती हैं हंसाने के लिए आपको होती हैं, लेकिन यही वजह है कि उसको वैशाख नंदन की संज्ञा दे दी गई। हालांकि गधे बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, और वर्तमान समय में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, एग्जैक्टली बात मैं बोल रहा हूँ, देखो हंसो मत, पाकिस्तान में गधों की संख्या सबसे अधिक है पूरी दुनिया में, और इसको दूसरे अर्थ में मत लो। और चलो आगे बढ़ते हैं। वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो, वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखो जो भी दिए गए हैं उसमें सही जवाब ऑप्शन सी होगा, प्रव्रजित। प्रव्रजित। ठीक है। उच्चारण सही क्या करो, व को व पढ़ो, ब को ब पढ़ो। बहुत लोग ब को व पढ़ते हैं, व को ब पढ़ते हैं, तो सही से पढ़ो। निम्नांकित शब्द युग्मों में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? देखो हिंदी की इज्जत आप लोगों के हाथों में है दोस्तों, इसलिए हिंदी को सम्मान दो, हिंदी को पढ़ो, हिंदी को जानो। ठीक है। निम्नांकित शब्द युग्मों में विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो यहाँ पर जो एक युग्म है वो गलत है। हयादार बेहया
अभिमानी निराभिमान और सुशासन कुशासन। अज्ञ अनभिज्ञ बताया गया है, ये भिज्ञ होना चाहिए था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यही जो है आपका उत्तर हो जाएगा। ये युग्म गलत होगा, अज्ञ नहीं भिज्ञ होना अगर होता तब माना जाता इसे अनभिज्ञ। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? तो प्रातिनिधिक, आधीन, आध्यात्मिक या फिर आभ्यंतरिक। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन और बचे हैं, भागो मत। इनमें से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अग्नि तो जातवेद, वैश्वानर, कांतार और सांडिल्य। तो कांतार का मतलब शायद जंगल से होता है ना, तो ये हो जाएगा कांतार। देखो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ मैं, तो बताना आप मुझे। वैसे कांतार मुझे इसका उत्तर लग रहा है। और निम्नलिखित में से एक का अर्थ पाँव की आहट भी है। सरासन, कमान, धनुष चाप, पदचाप सुना है ना, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कन्फर्म। निम्नलिखित में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। कुढ़ंग, कुतरना, कुठौर, कुर्तक। कुर्तक में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, बाकी में कुढ़ंग कुतरना सब में है, कुर्तक नहीं है। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण शब्द है। भालू और आलू और ढालू और बालू। तो भालू, आलू, बालू तो नहीं होगा। ढालू सतह जमीन, अगर ये कही जाए कि ज़मीन ढालू है, ठीक है, इसका मतलब ढालू क्या है, उसका विशेषण हो जाएगा ना। तो यही हमारा आंसर है, ढालू। और नदी के पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है। नदी के पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो इसका उत्तर बताना है आपको। ये लास्ट भी है, ये जानवी होगा। ठीक है, बाकी तो सब में है। तो हमारा उत्तर तो ऑप्शन डी है। और देखिए फ्रेंड, जीएस के जो 25 प्रश्न हैं उसको जरूर देख लीजिएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। हिंदी को हल्के में मत लीजिए, हिंदी को पढ़िए। आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें भी हिंदी काफ़ी निर्णायक रहेगी, तो हिंदी को हल्के मत लीजिए। और व्याकरण से संबंधित एक वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, तो अभी तक जितने भी चर्चित प्रकरण हैं उस पर सारी चीज़ें मैं उसमें करूँगा डिस्कस। मतलब जैसे कि जो अलग अलग व्याकरण से संबंधी जो तथ्य होते हैं सभी पर वहाँ पर चर्चा रहेगी। एक वीडियो पर्याप्त रहेगा, अगर उसको आप देख लेंगे तो हिंदी में व्याकरण संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो नहीं होगी या बहुत कम होगी। तो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।